हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मेगा स्पोरेंजियम। तो बच्चों, आज हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है। क्या? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम को आप क्या कहते हो? ओव्यूल भी कहते हो इसी को, है ना? ओव्यूल। ठीक है, तो चाहे ओव्यूल कहिए चाहे आप मेगा स्पोरेंजियम कहिए। ठीक है, तो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम क्या कहलाती है? ओव्यूल कहलाती है। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम क्या कहलाती है? ओव्यूल कहलाती है। ओव्यूल, ठीक है, कहलाती है। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाती है। ठीक है, जो ओव्यूल है वो न्यूसेलस का बना होता है। न्यूसेलस, ठीक है, ओव्यूल न्यूसेलस का बना होता है। न्यूसेलस का बना होता है। और न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस एक मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। न्यूसेलस एक मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस एक मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू है ना? तो न्यूसेलस के बेस से क्या होते हैं? आउटर ग्रोथ उत्पन्न होती हैं, जिनको इंटेगुमेंट कहते हैं। न्यूसेलस के बेस माने आधार से, नीचे से। ठीक है, न्यूसेलस के बेस से आउटर ग्रोथ उत्पन्न होती है। न्यूसेलस के बेस से आउटर ग्रोथ उत्पन्न होती है, जिन्हें इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट न्यूसेलस को घेरे होता है ना? न्यूसेलस को इंटेगुमेंट जो है, इंटेगुमेंट न्यूसेलस को घेरे होता है ना? घेरे होता है। इंटेगुमेंट न्यूसेलस को क्या होता है? घेरे होता है। लेकिन ऊपर की ओर यह इंटेगुमेंट न्यूसेलस को एक स्थान पर नहीं घेरते, है ना? एक स्थान पर नहीं घेरते हैं और एक पतली ओपनिंग का निर्माण करते हैं। और एक पतली ओपनिंग का निर्माण करते हैं, है ना? एक ऐसा स्थान है जहां की इंटेगुमेंट न्यूसेलस को नहीं घेरते और वहां एक पतली ओपनिंग का निर्माण करते हैं, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, है ना? जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट का भाग, ठीक अपोजिट यानी विपरीत भाग, माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत स्थित न्यूसेलस का भाग चैलेजा कहलाता है। ठीक है, माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत स्थित न्यूसेलस का भाग क्या कहलाता है? चैलेजा कहलाता है। ठीक है ना, चैलेजा कहलाता। ओव्यूल एक स्टॉक्ड संरचना के द्वारा, एक वृंत के द्वारा या स्टॉक संरचना के द्वारा किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट एक लिख लें, ओव्यूल
एक स्टॉक स्ट्रक्चर के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है जिसे फ्यूनिकिल कहते हैं। फ्यूनिकिल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? फ्यूनिकिल कहते हैं। ठीक है, फ्यूनिकिल ओव्यूल में जिस स्थान से जुड़ती है, फ्यूनिकिल ओव्यूल में जिस स्थान से जुड़ती है। एक और पॉइंट लिख लें, फ्यूनिकिल ओव्यूल में जिस स्थान से जुड़ती है, फ्यूनिकिल ओव्यूल में जिस स्थान से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम, HYLUM, उसे हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकिल ओव्यूल में जिस स्थान से जुड़ती है उस स्थान को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, न्यूसेलस के बीच में एम्ब्रियो सैक स्थित होता है। न्यूसेलस के बीच में एम्ब्रियो सैक के बीच में एम्ब्रियो सैक स्थित होता है। न्यूसेलस के बीच में क्या स्थित होता है? एम्ब्रियो सैक स्थित होता है। मतलब कि एम्ब्रियो सैक जो है न्यूसेलस के द्वारा घिरा होता है ना। अर्थात आप यहीं पे लिख सकते हैं, अर्थात एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश हिंदी में इसको कहते हैं क्या? भ्रूण कोश। एम्ब्रियो अर्थात एम्ब्रियो सैक चारों ओर से न्यूसेलस के द्वारा घिरा होता है ना। घिरा होता है, न्यूसेलस के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है और न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक को भोजन देने का काम करता है। और न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक को पोषण देने का काम करता है। पोषण देने का काम करता है ना, काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। इसका आप डायग्राम यदि बनाएं, है ना, डायग्राम देखें कि ये है एक्चुअल में एम्ब्रियो सैक। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो सैक में जो है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह से एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए क्या है बेटा? एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए क्या है? चारों ओर से घेरे हुए है न्यूसेलस। तो ये क्या है? ये न्यूसेलस है ना। अपन लिख रहे हैं ना कि न्यूसेलस जो है एम्ब्रियो सैक को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, फिर न्यूसेलस के बेस से क्या उत्पन्न होते हैं? इंटेगुमेंट्स उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है? इंटेगुमेंट्स हैं। ये इस तरह से, इसमें क्या है? ये इंटेगुमेंट्स है। और ये इंटेगुमेंट्स जो है ये 2 इंटेगुमेंट होते हैं। सामान्यतः कितने इंटेगुमेंट होते हैं बेटा? 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो ये 2 इस तरह के इंटेगुमेंट्स हैं, है ना। ये क्या है? इंटेगुमेंट्स हैं। ठीक है, ये इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, आपने ये पढ़ा कि न्यूसेलस का एक स्थान ऐसा होता है जहां की इंटेगुमेंट उसको नहीं घेरते और पतली ओपनिंग बनाते। मतलब ये स्थान जो है ये क्या है? पतली ओपनिंग है। और इस पतली ओपनिंग को क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोपाइल के विपरीत न्यूसेलस का भाग क्या कहलाता है? चैलेजा, है ना। इसको क्या कहते हैं? चैलेजा। ठीक है, माइक्रोपाइल के विपरीत न्यूसेलस का जो भाग है वो क्या कहलाता है? चैलेजा कहलाता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये है न्यूसेलस है। ठीक है, और न्यूसेलस के अंदर केंद्र में ये क्या स्थित है बेटा? ये एम्ब्रियो सैक, है ना। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। ये कितना होता है बेटा? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। देखिए 3 सेल ये हैं, 3 ये हैं, 6 और एक बीच में 7 कोशिकाएं हो गई और बीच वाली में क्या है?
कि 2 न्यूक्लियाई हैं, सभी सेल्स यूनिन्यूक्लिएट हैं, लेकिन सेंटर सेल जो है वो क्या है, 2 न्यूक्लियस। इसका अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या है, अभी इसमें और थोड़ा सा देख लें। ये बाहरी इंटेगुमेंट है, ये क्या है, आउटर इंटेगुमेंट, है ना, आउटर इंटेगुमेंट। और ये वाला जो है ये क्या है, इनर इंटेगुमेंट, है ना, इंटेगुमेंट, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। हमेशा माइक्रोपाइल जो है वो कौन बनाता है, इनर इंटेगुमेंट। सामान्य अवस्था में इनर इंटेगुमेंट ही माइक्रोपाइल का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब अपन ने पढ़ा है कि जो एक स्टार्क स्ट्रक्चर है, एक स्टार्क स्ट्रक्चर है, और वो स्टार्क स्ट्रक्चर क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये बेटा ये क्या है, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, फर्टाइल टिश्यू है। और ये क्या है, ये नीचे वाला ये है थैलमस, है ना, फ्लावर का थैलमस है, और इसके ऊपर ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। और ये फ्लावर जिस ब्रांच से जुड़ा होता है, जिस स्टार्क के द्वारा, इसको क्या कहते हैं, इसको पेडिसिल कहते हैं, है ना, पेडिसिल, पेडिसिल। अब अपन क्या कह रहे हैं कि प्लेसेंटा से ओव्यूल जिस स्टार्क स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा होता है, इस स्टार्क स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्टार्क स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूनिकल। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है, ये कहलाता है फ्यूनिकल, ठीक है। और ओव्यूल में फ्यूनिकल जिस संरचना, जिस जगह से जुड़ा होता है, इस जगह को, है ना, फ्यूनिकल जो है ओव्यूल के जिस जगह से जुड़ा होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइलम। यहां छोटा सा एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्थान को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बेटा हाइलम, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो अपन ने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि आप देखें कि ओवरी में ओव्यूल किस तरह से बंद रहता है, ओवरी में ओव्यूल किस तरह से बंद रहता है, तो यदि आप एक शॉर्ट स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये कार्पेल है, और कार्पेल का जो निचला भाग है फूला हुआ, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवरी, ठीक है। और ओवरी के नीचे का ये जो हिस्सा है थैलमस है, और ये इसका पेडिसिल है ना, पेडिसिल है, ये है बेटा पेडिसिल, ये पेडिसिल है, ये थैलमस है ना, थैलमस। और ये क्या है, ओवरी, ये स्टाइल, और ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये थैलमस के पास इस जगह पर यहां है बेटा क्या, यहां है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। और प्लेसेंटा से क्या बना है, यहां पे ये न्यूसेलस है, और ये जो है ये ओव्यूल है, और ये फ्यूनिकल है, ये इस तरह से, है ना, ये ऐसे ओव्यूल ये रहता है इस जगह पे, ठीक है। और ये क्या है, इसका ये जो है ये एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक को अपन इस तरह से बना देते हैं। तो ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर कैसा रहता है, ये पूरा का पूरा क्या है, ओव्यूल है, और इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये है ना। तो ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर इस तरह से बंद रहता है। ये क्या है, कार्पेल है, ठीक है, ये कार्पेल है। कार्पेल में 3 भाग होते हैं, अब जैसे कि पहला पढ़ चुके हैं पहले, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और ओवरी जो है वो क्या है, स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूली हुई संरचना है, और जो क्या होती है, थैलमस के ऊपर रखी होती है, और उसी थैलमस के ऊपर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, फर्टाइल टिश्यू जिसे कहते हैं, और उसी से क्या होता है, ओव्यूल का निर्माण होता है। और ये ओव्यूल जो है इस तरह से यहाँ पे फिट रहता है। तो अपन जो है इसको डिटेल में यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, है ना, कार्पेल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल है। और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, इसको क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अभी अपन इसको डिटेल में लिखेंगे भी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को अपन डिटेल में लिखेंगे भी, अभी थोड़ा सा टाइप वगैरह भी पढ़ेंगे, है ना। पहले इसका स्ट्रक्चर ही पहले अपन देख लें, है ना, पहले इसका अपन क्या देख लें, स्ट्रक्चर देख लें। तो ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में इन सभी चीजों को अपने को डिटेल में पढ़ना है। अपन क्या देखें, इंटेगुमेंट, पहला है कैपिटल ए, अपन देख लें इंटेगुमेंट, ठीक है। इंटेगुमेंट जो है वो पहले अपने को देखना है। इंटेगुमेंट के आधार पर ओव्यूल निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट के आधार पर
इंटेगुमेंट के आधार पर ओव्यूल निम्न तीन प्रकार के होते हैं, होते हैं, ठीक है ना। इंटेगुमेंट के आधार पर ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं? निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला है यूनिटैगमिक ओव्यूल। यूनिटैगमिक ओव्यूल, ठीक है, यूनिटैगमिक ओव्यूल। जब ओव्यूल में केवल एक इंटेगुमेंट हो, जैसे आप यहां देख रहे हैं 2 इंटेगुमेंट है ना, तो यह भी संभव है कि केवल एक ही इंटेगुमेंट हो सकता है। तो जब ओव्यूल में केवल एक इंटेगुमेंट हो, जब ओव्यूल में केवल एक इंटेगुमेंट हो, जब ओव्यूल में केवल एक इंटेगुमेंट हो तो उसे यूनिटैगमिक ओव्यूल कहते हैं। यूनिटैगमिक ओव्यूल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? यूनिटैगमिक ओव्यूल कहते हैं। उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है गैमोपेटैली एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है, गैमोपेटैली एंड जिम्नोस्पर्म। दूसरा देखें, सेकंड है बाइटैगमिक, है ना, बाइटैगमिक ओव्यूल का मतलब क्या है कि ऐसे ओव्यूल जिनमें 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, है ना, ऐसे ओव्यूल जिनमें 2 इंटेगुमेंट होते हैं, जिनमें दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ओव्यूल जिनमें 2 इंटेगुमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाइटैगमिक ओव्यूल कहते हैं, है ना। बाइटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं, बाइटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं। तो दूसरे क्या बचे थे? गैमोपेटैली के बाद दूसरे बचे थे, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, जैसे पॉलीपेटैली एंड मोनोकार्ड्स, है ना, मोनोकार्ड्स, ठीक है। तो पॉलीपेटैली और मोनोकार्ड जो प्लांट है उनके ओव्यूल कैसे होते हैं बेटा? बाइटैगमिक ओव्यूल होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार हो गया। एक प्रकार और है, उसको कहते हैं एटैगमिक, ठीक है, एटैगमिक। तीसरा है एटैगमिक ओव्यूल, ठीक है। एटैगमिक ओव्यूल मतलब ऐसे ओव्यूल जिनमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते, है ना, ऐसे ओव्यूल जिनमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते, है ना, नहीं पाए जाते, ऐसे ओव्यूल जिनमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं एटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं। इनका उदाहरण लिख लीजिए, ये कुछ प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे ओलेक्स, एग्जाम्पल आप लिख देंगे, ओलेक्स एंड लिरियोसोमा, LIRIOSOMA, लिरियोसोमा। ओलेक्स और लिरियोसोमा में कैसा ओव्यूल पाया जाता है? एटैगमिक ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ओव्यूल जिनमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते एटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं, और ये कुछ प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे ओलेक्स और लिरियोसोमा में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि इंटेगुमेंट के आधार पर 3 प्रकार के ओव्यूल हैं, यूनिटैगमिक ओव्यूल, बाइटैगमिक ओव्यूल और एटैगमिक ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ ओव्यूल में स्पेशल इंटेगुमेंटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं। तो क्या लिख लेंगे? कुछ ओव्यूल में स्पेशल इंटेगुमेंटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं, ठीक है। कुछ ओव्यूल में स्पेशल इंटेगुमेंटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 है एरिल, एरिल क्या है कि यह थर्ड इंटेगुमेंट है, यह थर्ड इंटेगुमेंट है, ये तीसरा इंटेगुमेंट है जो ओव्यूल के बेस से उत्पन्न होता है, जो
ओव्यूल के बेस से उत्पन्न होता है। एरिल क्या है कि यह थर्ड इंटेगुमेंट है, तीसरा इंटेगुमेंट है जो ओव्यूल के बेस से उत्पन्न होता है। ठीक है, उदाहरण है इसका मेरिस्टिका में और एस्फोडिलस में। मेरिस्टिका में और एस्फोडिलस में ये पाया जाता है क्या, एरिल। ठीक है, दूसरा है एरिलोड, एक दूसरा इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर है, स्पेशल इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर एरिलोड। ठीक है, एरिलोड पहला है एरिल और दूसरा है एरिलोड। यह आउटर इंटेगुमेंट के टिप से उत्पन्न होता है और नीचे की ओर वृद्धि करके पूरे ओव्यूल को घेर लेता है। ठीक है, यह आउटर इंटेगुमेंट के टिप से उत्पन्न होता है, टिप से उत्पन्न होता है। यह आउटर इंटेगुमेंट के टिप से उत्पन्न होता है और नीचे की ओर वृद्धि करके नीचे की ओर वृद्धि करके यह आउटर इंटेगुमेंट के टिप से उत्पन्न होता है और नीचे की ओर वृद्धि करके पूरे ओव्यूल को घेर लेता है। पूरे ओव्यूल को क्या करता है, घेर लेता है ना, पूरे ओव्यूल को घेर लेता है। ठीक है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये किसमें पाया जाता है, लीची में पाया जाता है। लीची LITCHI लीची में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको बुक में एरिल भी लीची में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो नोट करके आप नोट लिख लें कि एरिल और एरिलोड लीची में पाए जाते हैं। एरिल एंड एरिलोड लीची में पाए जाते हैं, लीची में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें तो बाकी मेरिस्टिका और एस्फोडिलस में पाया ही जाता है, लेकिन कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है और ऑप्शन ये दोनों न होकर लीची रहता है। ठीक है, तो लीची ही आपको ऑप्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एरिल हो गया। एरिल क्या है, थर्ड इंटेगुमेंट है जो ओव्यूल के बेस से उत्पन्न होता है, और एरिलोड क्या है, आउटर इंटेगुमेंट, जो ये आउटर इंटेगुमेंट है इसके टिप से उत्पन्न होकर के और क्या करता है, वो नीचे की ओर वृद्धि करके पूरे ओव्यूल को घेर लेता है। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ओव्यूल है और ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये ठीक है, ये ओव्यूल है। ठीक, और इसके अंदर ये क्या है, ये एम्ब्रियोस है, क्या अपन ऐसे बना रहे हैं। ठीक, ये न्यूसेलस है और ये इंटेगुमेंट है, तो ये आउटर इंटेगुमेंट है। ये क्या है बेटा, आउटर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट के टिप से, मतलब यहां से उत्पन्न होता है, ये यहां से ये क्या होता है, आउटर इंटेगुमेंट के टिप से ये उत्पन्न होता है। इसको क्या कहते हैं, एरिलोड, ARILODE, एरिलोड कहते हैं। और ये इधर नीचे की ओर ऐसे बढ़ता चला आएगा, ऐसे है ना, ऐसे बढ़ करके और पूरे ओव्यूल को ये क्या कर लेगा, घेर लेगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एरिलोड। और एरिल क्या है कि ओव्यूल के बेस से यहां से उत्पन्न होगा ये। ठीक है, इधर से ये उत्पन्न होगा, तो ऐसे लगेगा कि ये तीसरा इंटेगुमेंट है। एक और दो ये है और ये तीसरा इंटेगुमेंट है। तो ये क्या है, ये जो है थर्ड इंटेगुमेंट है। और ये क्या होता है, ये थर्ड इंटेगुमेंट क्या है, एरिल है ना, ये एरिल है। ठीक, तो एरिलियोड जो है वो आउटर इंटेगुमेंट के टिप से उत्पन्न होकर के और क्या कर रहा है, नीचे की ओर बढ़कर पूरे ओव्यूल को घेर लेता है। और ये जो एरिल है वो क्या है, ओव्यूल के बेस से उत्पन्न होता है तीसरे इंटेगुमेंट के रूप में, और ये भी आगे चल करके किसको क्या कर लेगा, घेर लेगा, पूरे इंटेगुमेंट को घेर लेगा। ठीक है, तो चाहे एरिल आए या एरिलोड आए, ये दोनों ही किसमें मिलेंगे आपको, लीची में मिलेगी। एरिल जो है मेरिस्टिका में भी मिलता है, एस्फोडिलस में भी मिलता है, लेकिन एरिलोड जो है वो लीची में, और लीची में क्या है, एरिल भी मिलता है। ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि एरिल किसमें पाया जाता है, कभी कभी एरिलोड किसमें पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होते। जब दोनों ऑप्शन नहीं होते तो एरिल के लिए लीची ही आपको ऑप्शन लिखा होगा वहां पे, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो दो स्ट्रक्चर हो गए, एरिल और एरिलोड। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट तीसरा स्ट्रक्चर है, मैं सी लिख देता हूं, सार्कोटेस्टा। ठीक है, सार्कोटेस्टा क्या है कि जब आउटर इंटेगुमेंट क्या हो जाता है, फ्लैशी
एंड जूसी हो जाता है, मतलब वो रसीला हो जाता है ना, तो उसे सार्कोटेस्टा कहते हैं। जब आउटर इंटेगुमेंट क्या हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, फ्लैशी एंड जूसी, एंड JUIC जूसी हो जाता है ना, हो जाता है। ठीक है, जब आउटर इंटेगुमेंट कैसा हो जाता है, फ्लैशी एंड जूसी हो जाता है, तो इसे सार्कोटेस्टा कहते हैं, तो इसे सार्कोटेस्टा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिएसी फैमिली में क्या होता है, सार्कोटेस्टा का निर्माण होता है। मतलब ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ये क्या हो जाएगा, फ्लैशी और जूसी हो जाएगा, रसीला। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं सार्कोटेस्टा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑपरकुलम। ठीक है, अगला इंटेगुमेंट्री स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्या है, ऑपरकुलम, OPERCULUM, ऑपरकुलम जो है ये एक स्टॉपर के समान संरचना है। यह स्टॉपर यानी ढक्कन, ठीक है, ढक्कन स्टॉपर के समान संरचना है ना, के समान संरचना है। ऑपरकुलम जो है वो स्टॉपर के समान संरचना है, और इनर इंटेगुमेंट की इनर सेल्स जो हैं उनके इलोंगेशन से बनता है। और मैं पहले लिख दूं फिर मैं आपको बताता हूं। और इनर इंटेगुमेंट की इनर सेल्स के इलोंगेशन से बनता है ना, से बनता है। इनर इंटेगुमेंट की इनर सेल्स के इलोंगेशन से बढ़ने से बनता है। स्टॉपर के समान संरचना, ढक्कन के समान संरचना है, जो कि इनर इंटेगुमेंट के इनर सेल्स के इलोंगेशन से बनता है, और पूरे माइक्रोपाइल को क्या कर देता है, वो ढक लेता है। स्टॉपर है ना, माइक्रोपाइल को ये ढक लेता है, और पूरे माइक्रोपाइल को क्या कर लेता है, ये तो पूरे माइक्रोपाइल को ढक लेता है ना, पूरे माइक्रोपाइल को क्या करता है, ये ढक लेता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि यहां पे बेटा इस जगह पर, यहां पे ये इनर इंटेगुमेंट है, तो इनर इंटेगुमेंट की इनर सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं, ऐसे इलांगेट हो जाती हैं, और इलांगेट होकर के यहां पे पूरा इसको क्या कर देती है, ढक लेती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑपरकुलम। मतलब ये क्या है, ये ऑपरकुलम है ना, तो ऑपरकुलम क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है ना, मतलब यहां पे हुआ होगा ये इनर सेल्स के इस जगह पर, ये क्या हुआ है, यहां पे ये ऑपरकुलम जो है ये ऐसे इसको बंद कर लिया है, तो ये क्या हो गया, ऑपरकुलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया ऑपरकुलम, है ना। तो इस तरह से इनर जो सेल्स है वो इलांगेट होकर के माइक्रोपाइल को क्या कर लेती हैं, ढक देती हैं, स्टॉपर के समान बंद कर देती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ऑपरकुलम कहते हैं। तो ऑपरकुलम किसमें पाया जाता है, इसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल है लेमना जो है ये ऑपरकुलम किसमें पाया जाता है, लेमना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करैंकेल अथवा स्ट्रोफियोल। ठीक है, करैंकेल अथवा स्ट्रोफियोल। करैंकेल क्या है कि जब आउटर इंटेगुमेंट जो है उसकी बाहरी सेल्स जो है वो वृद्धि करके एक आउट ग्रोथ बनाती हैं। ठीक है, एक आउट ग्रोथ का निर्माण करती हैं, तो उस आउट ग्रोथ को क्या कहते हैं, करैंकेल, या क्या कहते हैं, स्ट्रोफियोल कहते हैं। जब आउटर इंटेगुमेंट की आउटर इंटेगुमेंट की आउटर सेल वृद्धि करके एक आउट ग्रोथ का निर्माण करती है। एक आउट ग्रोथ का निर्माण करती हैं, तो इसे करैंकेल कहते हैं। तो इसे करैंकेल कहते हैं, है ना, कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल है रिसनस।
RICCINUS रिसनस एंड क्रोटॉन स्पार्सिफ्लोरस, है ना, एंड क्रोटॉन स्पार्सिफ्लोरस, FLOROUS, क्रोटॉन स्पार्सिफ्लोरस, रिसनस और क्रोटॉन स्पार्सिफ्लोरस जो है वो क्या है, उनमें करैंकल पाया जाता है। आप रेडी जो है उसका सीड यदि आप देखें हो तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे बीच से वो रहता है दो, और ऐसे, और इसमें बीच में इस जगह पर दो इस तरह की संरचनाएं होती हैं। रेडी जो लोग देखे हो तो वो ऐसी दो संरचनाएं होती हैं। ये रेडी का सीड है, ये है सीड, और ये दोनों संरचनाएं क्या है, करंकिल हैं। ये जो है ये करंकिल है, ठीक है, करंकिल है, ठीक है, इनको करंकिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी के सीड में जो ऊपर व्हाइट कलर के दो स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहते हैं, करंकिल कहते हैं, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, आउटर इंटेगुमेंट के आउटग्रोथ से बनते हैं, आउटर इंटेगुमेंट के आउटग्रोथ से इनका निर्माण होता है। ये जैसे ये है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये जो है यहाँ बाहर की ओर ऐसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, करंकिल, करंकिल कहते हैं, या करंकिल कहेंगे, ये चाहे स्ट्रोफियोल कहिए, ठीक है। रेडी में और क्रोटॉन स्पार्सिफ्लोरस में ये पाया जाता है इंटेगुमेंट। नेक्स्ट है COMA, कोमा। यह आउटर इंटेगुमेंट के एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाले यूनिसेलुलर हेयर हैं, ठीक है। यह आउटर इंटेगुमेंट आउटर इंटेगुमेंट की एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाले आउटर इंटेगुमेंट की एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाले यूनिसेलुलर हेयर हैं, है ना, हेयर हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, कैलोट्रोपिस में। एग्जाम्पल है किसमें पाए जाते हैं, कैलोट्रोपिस में और गोसिपियम में। आप देखते हैं कि उसके सीड में बहुत सारे हेयर्स लगे रहते हैं व्हाइट कलर के, है ना, वो उड़ते हैं। अभी गर्मियों में ये उड़ने लगेंगे, निकलेंगे उससे फ्रूट से बाहर और ये उड़ते हुए दिखेंगे आपको। ये वही है, वो उनको क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर हेयर है और ये पाए किसमें जाते हैं, गॉसिपियम में, गॉसिपियम एंड कैलोट्रोपिस में, है ना, कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं। कोमा क्या है, आउटर इंटेगुमेंट की एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाले यूनिसेलुलर हेयर हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, गॉसिपियम और कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि इंटेगुमेंट में स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो इंटेगुमेंट से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूसरा इंटेगुमेंट हो गया। अब दूसरा है, सेकंड है माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल। दूसरा है माइक्रोपाइल, न्यूक्लियस का वह स्थान जहां पर इंटेगुमेंट न्यूक्लियस को नहीं घेरते और एक पतली ओपनिंग फॉर्म करते हैं, माइक्रोपाइल कहलाता है ना। तो न्यूक्लियस का वह स्थान जहां पर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस का वह स्थान जहां पर इंटेगुमेंट न्यूक्लियस को इनक्लोज्ड नहीं करते, इनक्लोज्ड मतलब नहीं घेरते, है ना, इनक्लोज्ड नहीं करते हैं और एक पतली ओपनिंग का निर्माण करते हैं, और एक पतली ओपनिंग का निर्माण करते हैं, एक पतली ओपनिंग का निर्माण करते हैं, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या है बेटा, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल क्या है, न्यूक्लियस का वह स्थान जहां इंटेगुमेंट न्यूक्लियस को इनक्लोज्ड नहीं घेरते हैं, वहां और एक पतली ओपनिंग बनती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइल जो है वो इंटेगुमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। माइक्रोपाइल का निर्माण किसके द्वारा होता है, माइक्रोपाइल का निर्माण किसके द्वारा होता है, इंटेगुमेंट के द्वारा होता है, इंटेगुमेंट के द्वारा होता है ना, इंटेगुमेंट के द्वारा होता है।
माइक्रोपाइल का निर्माण किसके द्वारा होता है बेटा? इंटेगुमेंट के द्वारा होता है। सामान्यतया माइक्रोपाइल का निर्माण इनर इंटेगुमेंट करता है। नेक्स्ट क्या लिख लेंगे? सामान्यतः माइक्रोपाइल का निर्माण इनर इंटेगुमेंट के द्वारा होता है। इनर इंटेगुमेंट के द्वारा होता है। इनर इंटेगुमेंट के द्वारा होता है ना। सामान्यतः माइक्रोपाइल का निर्माण इनर इंटेगुमेंट के द्वारा होता है। ठीक है ना। दोनों इंटेगुमेंट, इनर और आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण बहुत कम होता है। दोनों इंटेगुमेंट मतलब आउटर एंड इनर, है ना। आउटर एंड इनर दोनों इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। दोनों इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण बहुत कम होता है। लेकिन आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण नहीं किया जाता है। लेकिन आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए, सामान्यतः इनर इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल बनाता है। इनर और आउटर दोनों माइक्रोपाइल का निर्माण बहुत कम करते हैं, और जो आउटर इंटेगुमेंट है उसके द्वारा माइक्रोपाइल का निर्माण नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लेंगे कि जब दोनों इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल का निर्माण करते हैं तो दो स्पेस यानी दो खाली जगह बनती हैं। ठीक है, दो स्पेस बनते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट ये लिख लें कि जब दोनों इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल का निर्माण करते हैं, जब दोनों इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल का निर्माण करते हैं तो माइक्रोपाइल में दो स्पेस बनते हैं। माइक्रोपाइल में दो स्पेस बनते हैं। एक एक्सोस्टोम, एक कहलाता है एक्सोस्टोम, जो स्पेस इनर और आउटर इंटेगुमेंट के बीच बनता है तो उसे कहते हैं एक्सोस्टोम। जो स्पेस इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट के बीच बनता है उसे एक्सोस्टोम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है एंडोस्टोम। दूसरा क्या है बेटा? एंडोस्टोम। ठीक है। एंडोस्टोम क्या है कि जो स्पेस न्यूक्लियस और इनर इंटेगुमेंट के बीच बनता है ना, जो स्पेस न्यूक्लियस एंड इनर इंटेगुमेंट के बीच बनता है, उसे इंडोस्टोम कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बेटा? इंडोस्टोम कहते हैं। ठीक है। जब दोनों इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल का निर्माण करते हैं तो उनमें दो स्पेस बनते हैं। एक को कहते हैं एक्सोस्टोम। एक्सोस्टोम वो है कि जो इनर और आउटर इंटेगुमेंट के बीच में जो स्पेस बनता है या उसके द्वारा जो स्पेस बनाया जाता है तो उसे एक्सोस्टोम कहते हैं। इंडोस्टोम कहते हैं जो न्यूक्लियस और इनर इंटेगुमेंट के द्वारा बनाया जाता है या इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है उसे कहते हैं इंडोस्टोम। ठीक है। जैसे ये हो गया एम्ब्रियो सेक, और ये है क्या? न्यूक्लियस, और ये है इनर इंटेगुमेंट, और ये क्या है? दूसरा है ये आउटर इंटेगुमेंट।
ये है ओव्यूल, ठीक है। अब इसमें ये माइक्रोपाइल है, ये पूरा हिस्सा क्या है, माइक्रोपाइल है। इसमें दो स्पेस है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सोस्टोम, इसको कहते हैं एक्सोस्टोम। इसको क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्टोम, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोस्टोम, ठीक है। तो एक्सोस्टोम जो है वो आउटर इंटेगुमेंट, ये क्या है, ये है आउटर इंटेगुमेंट, है ना, आउटर इंटेगुमेंट, और ये है इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के बीच में ये जो स्पेस है इसको आप क्या कहते हो, एक्सोस्टोम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है न्यूसेलस, है ना, न्यूसेलस, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। तो ये न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस और इनर इंटेगुमेंट के बीच ये जो स्पेस है वो कहलाता है एंडोस्टोम। तो यदि दोनों इंटेगुमेंट के द्वारा माइक्रोपाइल बनाई जाती है, ये क्या है, इधर ये बनी हुई है माइक्रोपाइल और इधर क्या है, ये चैलेंजर है। तो माइक्रोपाइल जब दोनों इंटेगुमेंट के द्वारा बनाई जाती है तो उसमें दो स्पेस बनते हैं, एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम। एंडोस्टोम न्यूसेलस और इनर इंटेगुमेंट के द्वारा बनाया जाता है और एक्सोस्टोम जो है इनर और आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो अब इसके बाद ये हो गया क्या, माइक्रोपाइल। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है न्यूसेलस, है ना। ओव्यूल का अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इंटेगुमेंट अपन ने पढ़ लिया, माइक्रोपाइल पढ़ लिया, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूसेलस है, ठीक है। तो थर्ड है, सी में लिख देता हूं यहां पे, न्यूसेलस, ठीक है, ये न्यूसेलस है, ठीक। न्यूसेलस क्या है, एक मास ऑफ टिश्यू है जो सबसे पहले क्या है, पैपिला के रूप में प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है। न्यूसेलस क्या है बेटा, मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, ये मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। न्यूसेलस क्या है बेटा, मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू है जो पैपिला के रूप में प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है और बाद में इंटेगुमेंट के द्वारा घिर जाता है ना। थोड़ा और जोड़ दें इसी में, और बाद में इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिर जाता है ना, घिर जाता है, और बाद में इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिर जाता है, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट है कि ओव्यूल निर्माण के दौरान क्या होता है, ये एक किनारे में बेंड होने लगता है, मुड़ने लगता है। ओव्यूल निर्माण के दौरान ही एक साइड में बेंड होने लगता है, बेंड यानी मुड़ने लगता है, बेंड होने लगता है। ओव्यूल निर्माण के दौरान ही एक साइड में क्या होने लगता है, बेंड होने लगता है, और तब तक बेंड होता रहता है, तब तक ये कर्व होता रहता है, मुड़ता रहता है, और तब तक यह कर्व्ड होता रहता है, कर्व्ड यानी मुड़ता रहता है, कर्व्ड होता रहता है जब तक कि यह एनाट्रोपस कंडीशन में नहीं आ जाता, जब तक कि यह एनाट्रोपस कंडीशन में नहीं आ जाता है ना, नहीं आ जाता है। ये क्या होगा, जैसे ही इसका निर्माण शुरू होगा कि ये क्या होने लगेगा, मुड़ने लगेगा, और तब तक ये मुड़ता रहेगा जब तक कि ये क्या होगा, एनाट्रोपस कंडीशन में नहीं आ जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट, न्यूसेलस के निर्माण के समय ही न्यूसेलस के एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित हाइपोडर्मिस की एक सेल जो है वो फर्टाइल सेल की तरह कार्य करने लगती है। तो नेक्स्ट क्या लिख ले, ओव्यूल के निर्माण के समय ही माइक्रोपाइलर रीजन की एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित हाइपोडर्मिस
हाइपोडर्मिस की एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है। एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है और फर्टाइल सेल की तरह कार्य करने लगती है। और फर्टाइल सेल की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, इस सेल को क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इस सेल को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इस सेल को क्या कहते हैं बेटा? आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह आर्कीस्पोरियल सेल एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है। मैं आपको पहले के लेक्चर में पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, वर्टिकल और ट्रांसफर डिवीजन ये आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे? यह आर्कीस्पोरियल सेल एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है ना? डिवाइड होती है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और दो सेल्स का निर्माण करती है। और दो सेल्स का निर्माण करती है। बाहर की ओर आउटर यानी कि आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करती है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करती है। आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करती है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो है वो कई बार डिवाइड होती है पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा और डिवाइड होकर के न्यूसेलस का निर्माण कर देती है। ठीक है, न्यूसेलस का निर्माण किससे होता है? प्राइमरी पेराइटल सेल से। ठीक है, न्यूसेलस का निर्माण किससे होता है? प्राइमरी पेराइटल सेल से। मतलब क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, नेक्स्ट इसमें क्या लिख लेंगे कि प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करती है कि कई पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर क्या बनाती है? मास ऑफ टिश्यू बनाती है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। डिवाइड होकर मास ऑफ, आप पैरेन्काइमा भी लिख सकते हो क्योंकि ये पतली भित्ति वाली कोशिका है। मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाती है। ठीक है, ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, जो है वो कई पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाती हैं, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इस मास ऑफ टिश्यू को, पैरेन्काइमेटस टिश्यू को क्या कहते हैं? न्यूसेलस, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं बेटा? न्यूसेलस कहते हैं। तो जो न्यूसेलस है वो किससे बनता है? प्राइमरी पेराइटल सेल से बनता है। प्राइमरी पेराइटल सेल किससे बनी है? आर्कीस्पोरियल सेल से बनी हुई है। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल सीधे ही, अब आगे ये डिवाइड नहीं होती और सीधे ही क्या करती है? सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो नेक्स्ट अपन लिख लेंगे, इसी में न्यूसेलस में ही अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आगे डिवाइड नहीं होती, आगे डिवाइड नहीं होती है। ठीक है ना, नहीं होती, आगे डिवाइड नहीं होती है और सीधे ही किसका काम करने लगती है?
मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करने लगती है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करने लगती है। ठीक है ना। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आगे डिवाइड नहीं होती, ठीक है, और वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करने लगती है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। मेगास्पोर मदर सेल को मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट में तो आर्कीस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाती हैं। लेकिन कुछ प्लांट में आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड नहीं होती और सीधे ही मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है। मतलब वहां प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होती। ठीक है ना, वहां प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता है। तो न्यूसेलस जो है वो प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं बनता है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि जो न्यूसेलस है उसका निर्माण किससे होता है? प्राइमरी पेराइटल सेल से होता है। लेकिन कुछ प्लांट में आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड ही नहीं होती और सीधे ही मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है। तो वहां प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता, इसलिए न्यूसेलस जो है वो प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं बनता। इस आधार पर दो प्रकार के ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्या ले लें कि यहां पे नोट ले लें कि कुछ प्लांट में आर्कीस्पोरियल सेल, कुछ प्लांट्स में आर्कीस्पोरियल सेल क्या डिवाइड नहीं होती है। आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड नहीं होती है और क्या होता है? सीधे ही मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है और सीधे ही मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है। मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है, अर्थात यहां प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता। अर्थात यहां प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता। प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता है। अर्थात यहां एक और यहीं पे जोड़ लीजिए, अर्थात यहां न्यूसेलस का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता। अर्थात यहां न्यूसेलस का यहां का मतलब है इन प्लांट्स में जहां की आर्कीस्पोरियल सेल सीधे मेगास्पोरोसाइट का काम करने लगती है और डिवाइड नहीं होती और वहां प्राइमरी पेराइटल सेल नहीं बनती। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है? न्यूसेलस का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है ना। प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है ना, नहीं होता है। प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है। कुछ प्लांट में आर्कीस्पोरियल सेल आगे डिवाइड नहीं होती और वो मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है। अर्थात यहाँ प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता। अर्थात मतलब इन प्लांट्स में न्यूसेलस का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है। ठीक है, इस आधार पर जो ओव्यूल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मतलब न्यूसेलस के विकास के आधार पर ओव्यूल दो प्रकार के। अपन क्या लिख लें इसी में कि इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से न्यूसेलस के डेवलपमेंट के आधार पर इस प्रकार से न्यूसेलस के डेवलपमेंट के आधार पर ओव्यूल दो प्रकार के होते हैं। ओव्यूल दो प्रकार के होते हैं। ओव्यूल दो प्रकार के, इस प्रकार से न्यूसेलस के डेवलपमेंट के आधार पर ओव्यूल दो प्रकार के होते हैं। पर एक है
क्रैसी CRASSI क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल है ना, क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल। और नंबर 2 है टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल, TENUI टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल है ना, ओव्यूल। टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल और क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल, 2 प्रकार के ओव्यूल होते हैं न्यूसेलस के डेवलपमेंट के आधार पर। एक है क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल और दूसरे हैं टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल। पहला है क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल है ना, पहला है क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल, ठीक है, क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल। क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल क्या है कि जब प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण होता है और वह आगे डिवाइड होकर के न्यूसेलस बनाती है, तो ऐसे ओव्यूल क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहलाते हैं। जब प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण होता है, जब प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण होता है और वह डिवाइड होकर क्या करती है, और वह डिवाइड होकर न्यूसेलस का निर्माण करती है और वह डिवाइड होकर न्यूसेलस का निर्माण करती है, तो इसे क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। तो इसे क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीपेटैली एंड मोनोकॉट्स में, पॉलीपेटैली और मोनोकॉट में क्रैसी न्यूसिलेट ओव्यूल पाया जाता है। मतलब कि वहां प्राइमरी पेराइटल सेल आर्की स्पोरियल सेल से बनती है। आर्की स्पोरियल सेल मतलब वहां पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर के क्या बनाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। फिर प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड और रीडिवाइड होकर के न्यूसेलस का निर्माण करती है। तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं, क्रैसी न्यूसिलेट। ये पॉलीपेटैली और मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है टेन्यू न्यूसिलेट। ये दूसरा क्या है, टेनी न्यूसिलेट। तो दूसरा है टेन्यू न्यूसिलेट है ना, टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल। तो टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल जो है, इनमें प्राइमरी पेराइटल सेल भिन्नित नहीं होती, या प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता। जब प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता, प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और आर्की स्पोरियल सेल क्या करती है, सीधे ही मेगास्पोरोसाइट का कार्य करने लगती है। और आर्की स्पोरियल सेल सीधे ही क्या करने लगती है, मेगास्पोरोसाइट का कार्य करने लगती है ना, मेगास्पोरोसाइट की तरह कार्य करने लगती है। तो इसे क्या कहते हैं, टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। तो इसे टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल है गैमोपेटैली है ना, गैमोपेटैली के जो प्लांट हैं उनमें कैसा ओव्यूल पाया जाता है, टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, न्यूसेलस है, ठीक। टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल में न्यूसेलस का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता। तो क्या होता है कि वहां जो न्यूसेलर एपिडर्मिस है वो जल्दी ही एम्ब्रियो सेक के द्वारा फूड के रूप में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और न्यूट्रिशन वहां खत्म हो जाता है। तब इनर इंटेगुमेंट की जो एपिडर्मिस है वो न्यूट्रिशन का काम करने लगती है और उस एपिडर्मिस को कहते हैं इंटेगुमेंट्री टपेटम या इंडोथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल में जब न्यूसेलस का निर्माण नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक है वो न्यूसेलस के बीच में है और न्यूसेलस से क्या करता रहता है, वो भोजन प्राप्त करता रहता है। क्योंकि एम्ब्रियो सेक में क्या है, भ्रूण बनेगा,
वहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो उससे भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, न्यूसेलस तो यहाँ है नहीं, तो न्यूसेलस जल्दी ही वहां पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और भोजन देने का काम कौन करने लगेगा वहां पे, जो इनर इंटेगुमेंट है उसकी जो एपिडर्मिस है वो क्या करने लगेगी, पोषण देने का काम करने लगेगी, और उस एपिडर्मिस को अपन क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्री टपेटम या एंडोथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लेंगे कि टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल में, टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल में यहां क्या लिखेंगे बेटा, लिख लेंगे टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल में, टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल में क्या होगा, टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल में न्यूसेलर एपिडर्मिस जल्दी ही, न्यूसेलर एपिडर्मिस न्यूसेलर एपिडर्मिस जल्दी ही न्यूसेलर एपिडर्मिस जल्दी ही भोजन के रूप में उपयोग हो जाती है, जल्दी ही भोजन के रूप में उपयोग हो जाती है, उपयोग हो जाती है। इसलिए एम्ब्रियो सैक को इनर एपिडर्मिस इस न्यूट्रिशन का काम करने लगती है, न्यूट्रिशन देने का काम करने लगती है। इनर इंटेगुमेंट की इनर एपिडर्मिस न्यूट्रिशन देने का काम करने लगती है, कैसे का क्या होता है, इस लेयर का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हो जाता है, और साइटोप्लाज्म क्या है वो डेंस हो जाता है ना, क्योंकि यहीं जोड़ दें, क्योंकि इस लेयर की सेल्स का न्यूक्लियस लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस जो है बड़ा हो जाता है, इस लेयर का न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, और साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है, साइटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है। तो क्योंकि इस लेयर की सेल्स का न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है, इस लेयर को इंटेगुमेंट्री टपेटम अथवा एंडोथेलियम कहते हैं। इसी में नेक्स्ट लिख लें, इस लेयर को क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्री टपेटम, क्योंकि न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। आप उधर माइक्रोस्पोरेंजिया में भी देखे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर वॉल टपेटम कहलाती है, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या देने लगती है, न्यूट्रिशन देने लगती है। इसी तरह से ये जो है जो इनर इंटेगुमेंट की इनर एपिडर्मिस है वो भी क्या होती है, क्योंकि न्यूक्लियस खत्म हो जाता है तो वो मेगा स्पोरोसाइट को न्यूट्रिशन देने का, या एम्ब्रियो सेक को जो है न्यूट्रिशन देने का काम करने लगती है, इसलिए उसे इंटेगुमेंट्री टपेटम अथवा एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो एक बात आप इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि एंडोथेलियम क्या है, इनर इंटेगुमेंट की इनर एपिडर्मल लेयर जब न्यूट्रिशन का काम करने लगे तो उसे एंडोथेलियम अथवा इंटेगुमेंट्री टपेटम कहते हैं। यह किसमें पाई जाती है, टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल में पाई जाती है। ये कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, गैमोपेटैली के प्लांट्स में, क्योंकि टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, गैमोपेटैली में पाया जाता है ना। तो गैमोपेटैली के जो मेंबर हैं उनमें एंडोथेलियम पाई जाती है। एंडोथेलियम क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड नहीं हुई है, और सीधे ही वो किसका काम करने लगी है, मेगास्पोरोसाइट का काम करने लगी है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो है ये न्यूसेलस के अंतर्गत ही अभी अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो टर्म्स हैं इसी में अपने को पढ़ना है,
कि न्यूक्लियस में ही दो टर्म है, एक है हाइपो स्टेज और दूसरा है इपी स्टेज। तो दो टर्म है। हाइपो स्टेज पहले आप देख लीजिए कि हाइपो स्टेज किसको कहते हैं, हाइपो स्टेज, ठीक है। हाइपो स्टेज क्या है कि कभी कभी न्यूक्लियस के ठीक नीचे चैलेंजर एंड पे, न्यूक्लियस के ठीक नीचे चैलेंजर सिरे पे क्या होती है, थिक वॉल्ड सेल्स का समूह पाया जाता है, ठीक है, समूह देखा गया है, उसको कहते हैं हाइपो स्टेज। कभी कभी आप लिख सकते हैं, कभी कभी ही चैलेंजर एंड पे, चैलेंजर एंड पर कभी कभी चैलेंजर एंड पर न्यूक्लियस के ठीक नीचे न्यूक्लियस के ठीक नीचे थिक वॉल्ड सेल्स है ना, थिक वॉल्ड सेल्स का समूह पाया जाता है, सेल्स का समूह पाया जाता है, थिक वॉल्ड सेल्स का समूह पाया जाता है, जिसे हाइपो स्टेज कहते हैं, हाइपो स्टेज कहते हैं, ठीक है। कभी कभी चैलेंजर एंड पर न्यूक्लियस के ठीक नीचे थिक वॉल्ड सेल्स का समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपो स्टेज कहते हैं। दूसरा है इपी स्टेज। तो इपी स्टेज क्या है, दूसरा इसी में लिख लें, इपी स्टेज, ठीक है। इपी स्टेज क्या है, जब इसी प्रकार की थिक वॉल्ड सेल्स का समूह माइक्रोपाइलर सिरे में न्यूक्लियस पर पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, इपी स्टेज कहते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, जब इसी प्रकार की थिक वॉल्ड सेल्स का समूह माइक्रोपाइलर एंड में जब इसी प्रकार की थिक वॉल्ड सेल्स का समूह माइक्रोपाइलर एंड में न्यूक्लियस पर पाया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इपी स्टेज। तो इसे इपी स्टेज कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इपी स्टेज कहते हैं। इसका उदाहरण है, ये पाया जाता है जोस्टेरा, क्रोजोफोरा, विनमानिया, WEINMANNIA, विनमानिया में, क्रोजोफोरा में और जोस्टेरा में हाइपो स्टेज पाया जाता है, ठीक है। हाइपो स्टेज किसमें पाई जाती है, जोस्टेरा, क्रोजोफोरा, विनमानिया में। और इपी स्टेज जो है, तो इपी स्टेज पाई जाती है कोस्टस, COSTUS, कॉस्टेलिया और निकोलियाना में, एंड निकोलियाना, ठीक है, निकोलियाना, कॉस्टस, कॉस्टेलिया और निकोलियाना में इपी स्टेज पाई जाती है। हाइपो स्टेज जोस्टेरा, क्रोजोफोरा और विनमानिया में, ठीक है। हाइपो स्टेज एंड इपी स्टेज, हाइपो स्टेज एंड इपी स्टेज एम्ब्रियो सैक के वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन्स एंड एंजाइम सेक्रीट करते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, हाइपो स्टेज हो चाहे इपी स्टेज हो, वो एम्ब्रियो सेक के वृद्धि और विकास के लिए एंजाइम और हार्मोन स्रावित करते हैं, या ऐसे एंजाइम और हार्मोन स्रावित करते हैं जो कि एम्ब्रियो के वृद्धि और विकास में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो फर्टिलाइजेशन है उसमें भी मदद करते हैं, है ना। तो एक और लिख सकते हैं, इसके अलावा यह एंजाइम एंड हार्मोन फर्टिलाइजेशन में भी सहायक हैं, ठीक है,
सहायक है। इसके अलावा ये जो एंजाइम और हार्मोन है ये फर्टिलाइजेशन में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया पूरा न्यूसेलस। ठीक, अपन ने 3 चीजें पढ़ ली। एक पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था, इंटेगुमेंट। ठीक है, इसमें अपन ने डिटेल में पढ़ लिया, फिर माइक्रोपाइल पढ़ लिया, फिर न्यूसेलस पढ़ लिया। ठीक है, ये तीनों क्या है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर हैं। ओव्यूल स्ट्रक्चर में अपन ने तीनों को पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक हेडिंग है टाइप ऑफ ओव्यूल। तो हाँ, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के प्रकार। ओव्यूल के प्रकार, माइक्रोपाइल, ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल की रिलेटिव पोजीशन के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की माइक्रोपाइल बॉडी एंड फ्यूनिकल माइक्रोपाइल बॉडी एंड फ्यूनिकल की रिलेटिव पोजीशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, डिग्री ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिग्री ऑफ कर्वेचर के आधार पर ओव्यूल निम्न प्रकार के होते हैं। ओव्यूल निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओव्यूल की माइक्रोपाइल बॉडी और फ्यूनिकल की रिलेटिव पोजीशन या डिग्री ऑफ कर्वेचर मतलब मुड़ना, ठीक है, कर्व होना। ठीक है, कर्वेचर के आधार पर ओव्यूल निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है, पहला है आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। ठीक है, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल क्या है कि जब ओव्यूल के माइक्रोपाइल, चैलाजल और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में हो। जब ओव्यूल के माइक्रोपाइल, चैलाजल, एंड फ्यूनिकल तीनों एक सीध में हो। तीनों एक सीध में हो। जब ओव्यूल के माइक्रोपाइल, चैलाजल और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में हो तो ऐसे ओव्यूल को आर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं। ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं बेटा, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये किसमें पाया जाता है आर्थोट्रॉपस ओव्यूल, पाइपेरेसी, पॉलीगोनेसी एंड अर्टिकेसी फैमिली में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आर्थोट्रॉपस ओव्यूल जो है वो कैसे ओव्यूल है कि जब माइक्रोपाइल, चैलाजल और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में हो। तो कैसे होगा ये कि ये देखिए, ये जो है ये न्यूसेलस है, ये उसके अंदर ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, और ये इसके क्या है, इंटेगुमेंट्स हैं। ठीक है, ये इंटेगुमेंट्स हैं। ये अपन साइड में इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये क्या है, ये है माइक्रोपाइल, ये है चैलाजल और ये है फ्यूनिकल। ठीक है, तो माइक्रोपाइल, चैलाजल और फ्यूनिकल क्या है, तीनों एक सीध में यदि है तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं आर्थोट्रॉपस ओव्यूल, है ना। आर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये कैसा ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल कहलाता है आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा हेमिएनाट्रॉपस। ठीक है, आर्थोट्रॉपस के बाद हेमिएनाट्रॉपस ओव्यूल। ठीक है, हेमिएनाट्रॉपस ओव्यूल। अब क्या है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं कि माइक्रोपाइल बॉडी और फ्यूनिकल की रिलेटिव पोजीशन, डिग्री ऑफ कर्वेचर। तो ये कैसे मुड़ेगा, ये यदि मुड़ता है, ऐसे कर्व होता है तो उसके आधार पर ये इसकी पोजीशन जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें माइक्रोपाइल और चैलाजल जो है
वो एक सीध में रहती हैं, लेकिन फ्यूनिकल के क्या है, राइट एंगल पर स्थित होती हैं। मतलब ये क्या है, ट्रांसफर ओव्यूल है। ये कैसा ओव्यूल है बेटा, ये है ट्रांसफर ओव्यूल। जैसे देखिए ये है न्यूसेलस और ये है इसका इंटेगुमेंट, ठीक है, ये है इसके इंटेगुमेंट है और ये इसका एम्ब्रियोस है। ये कैसा है, इस तरह से है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हेमी एनाट्रोपस। मतलब ये जो माइक्रोपाइल है और ये चैलाजल जो है वो एक सीध पर है और फ्यूनिकल के क्या है बेटा, राइट एंगल पर है। ये जो कोण है ये क्या है, समकोण है। तो जब माइक्रोपाइल और चैलाजल जो है वो फ्यूनिकल के राइट एंगल पर होते हैं तो उस ओव्यूल को क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस, ठीक है, उसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस कहते हैं, ठीक है। हेमी एनाट्रोपस जो है वो किस में पाया जाता है, रैननकुलस में पाया जाता है। तो इसमें अपन क्या लिख लेंगे कि हेमी एनाट्रोपस में क्या लिखते हैं कि जब माइक्रोपाइल और चैलाजल, जब माइक्रोपाइल एंड चैलाजा क्या होते हैं, फ्यूनिकल के राइट एंगल पर होते हैं, समकोण पर, राइट एंगल मतलब समकोण, ठीक है, राइट एंगल पर होते हैं, मतलब समकोण पर, अर्थात समकोण पर होते हैं, ठीक है। तो इसे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो इसे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अर्थात यह कैसा है, ट्रांसफर ओव्यूल है ना। यह कैसा है, अर्थात यह ट्रांसवर्स ओव्यूल, ठीक है, यह कैसा है, ट्रांसवर्स ओव्यूल है, ठीक है। और ये पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल मैंने बताया रैननकुलस, ठीक है, रैननकुलस और प्राइमुला भी, रैननकुलस और प्राइमुला में कैसा ओव्यूल पाया जाता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, ठीक। अब क्या है कि ये और कर्व्ड होगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये और नीचे झुकाएगा, ठीक है। मतलब ये अभी समकोण पर था, अब ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे हो जाएगा। तो माइक्रोपाइल और चैलाजल जो है वो एक सीध पर रहेंगी, लेकिन माइक्रोपाइल कहां आ जाएगी, फ्यूनिकल के पास आ जाएगी। तो इसको कहेंगे, तीसरा हो जाएगा क्या, एनाट्रोपस ओव्यूल। तीसरा है, थर्ड है एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या बताया मैंने कि माइक्रोपाइल और चैलाजल जो हैं वो एक सीध पर ही रहेंगे। ये न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियोसेक है और ये जो है इसके इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो है फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है। मतलब ये क्या है बेटा, ये है माइक्रोपाइल, ये है चैलाजल और ये क्या है, ये है फ्यूनिकल, ठीक। मतलब ये जो ओव्यूल है वो और अधिक कर्व्ड हो गया है और कर्व्ड होकर के 180 डिग्री में ये झुक गया है। तो इसको क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं ना। ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है ये, ठीक है। ये कैसा है बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल। माइक्रोपाइल और चैलाजल जो है वो एक सीध में है, लेकिन माइक्रोपाइल किसके पास आ गई है, फ्यूनिकल के पास स्थित होती है। अर्थात यह ओव्यूल 180 डिग्री क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब माइक्रोपाइल एंड चैलाजा क्या होते हैं, जब माइक्रोपाइल एंड चैलाजा एक सीध में होते हैं, ठीक है। जब माइक्रोपाइल और चैलाजा क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं, लेकिन माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल क्या होती है, लेकिन माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास स्थित होती है, लेकिन माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास स्थित होती है। अर्थात ओव्यूल 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। अर्थात ओव्यूल 180 डिग्री
रोटेट हो जाता है, अर्थात ओव्यूल 180 डिग्री क्या हो जाता है, घूम जाता है या रोटेट हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, सामान्यतया एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है या अधिकांश फैमिली में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। उदाहरण क्या है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली में एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में क्या पाया जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या कहलाता है, एग्जाम्पल है कि जैसे कुकुरबिटेसी मालवेसी सोलेनेसी, ठीक है, कुकुरबिटेसी मालवेसी सोलेनेसी एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा में ये जो है कौन सा, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइल और चलाजल एक सीध में रहती हैं। माइक्रोपाइल और चलाजल जो है वो एक सीध में होते हैं, लेकिन फ्यूनिकिल जो है पूरे ओव्यूल को एक राउंड घूम जाती है, अर्थात ओव्यूल जो है वो 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। ठीक है, ओव्यूल कैसा हो जाता है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। जैसे कि ये जो है ये न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियोसेक है, और ये माइक्रोपाइल और जो फ्यूनिकिल है वो पूरा एक चक्कर इस तरह से घूम जाती है। ये फ्यूनिकिल जो है, जैसे ये क्या है, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजल है, और ये फ्यूनिकिल है ये पूरी। ठीक है, और ये फ्यूनिकिल जो है पूरा एक राउंड जो है वो 360 डिग्री ऐसे घूम जाती है, तो ये है फ्यूनिकिल। ठीक है, ये फ्यूनिकिल है, इसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्यों कहते हैं इसको, ये इसमें क्या रहता है कि माइक्रोपाइल और चलाजल जो है वो एक सीध में रहती हैं, लेकिन फ्यूनिकिल जो है वो ओव्यूल को एक चक्कर पूरा, एक राउंड पूरा घूम जाती है, अर्थात ओव्यूल जो है वो 360 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब माइक्रोपाइल एंड चलाजा क्या रहते हैं, एक सीध में रहते हैं, एक सीध में रहते हैं, और फ्यूनिकिल एक राउंड पूरे ओव्यूल को घेर लेती है, एक राउंड पूरे ओव्यूल को क्या कर लेती है, घेर लेती है ना, एक राउंड पूरे ओव्यूल को घेर लेती है। अर्थात क्या होता है, अर्थात ओव्यूल 360 डिग्री जो है, ओव्यूल 360 डिग्री क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। ओव्यूल 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। उदाहरण ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ओपेंशिया में, नांगफनी में, है ना, ओपेंशिया और प्लम्बैगो में। ठीक है, ओपेंशिया और प्लम्बैगो में ये कौन सा, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। कौन सा वाला, ये वाला जो ओव्यूल है सर्सिनोट्रोपस, ये ओपेंशिया और प्लम्बैगो में पाया जाता है। नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस, अगला नंबर है AMPHE, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, यह किसके जैसा होता है, एनाट्रोपस के जैसा होता है। यह ओव्यूल एनाट्रोपस के समान होता है। यह एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है। यह एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप्ड, इसमें एम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप्ड अथवा कैपिटल यू शेप्ड, है ना, कैपिटल यू शेप्ड हो जाता है।
कैपिटल यू शेप्ड हो जाता है। यह एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड का हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कौन सा, ब्यूटोमेसी फैमिली के मेंबर में ये पाया जाता है। ब्यूटो नंबर 1 है ब्यूटोमेसी, MACEA, ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी, एलिसमेसी, ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी के सदस्यों में ये पाया जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है और इसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। ठीक है, ये एनाट्रोपस के समान होगा, मतलब कि ये कैसा है, ये है थोड़ा सा ये क्या है, ये है न्यूसेलस। ठीक है, और ये इसके इंटेगुमेंट्स हैं, और ये जो है ये है फ्यूनिकल, मतलब ये है चैलाजल, ये माइक्रोपाइल, और ये क्या है न्यूसेलस, और न्यूसेलस में ये जो है एम्ब्रियो सैक है, और ये ऐसे घोड़े के नाल के जैसा हो गया है, हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है, ये फ्यूनिकल है और ये क्या है बेटा, ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये होता कैसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल के समान ही होता है, लेकिन इसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो घोड़े के नाल के समान होता है। ठीक है ना, तो यह एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, घोड़े के नाल के जैसा हो जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है किसमें, ब्यूटोमेसी में और एलिसमेसी में पाया जाता है। ये हो गया कौन सा, एम्फीट्रोपस। ठीक है, ये ओव्यूल कौन सा हो गया है, ओव्यूल। ठीक है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक, अब इसके बाद क्या है, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। जो कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल है वो नेक्स्ट क्या है, ये कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या है कि इसमें ये हेमी एनाट्रोपस के समान होता है, यह कैसा होता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ जाती है, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ जाती है। ठीक है, फ्यूनिकल के पास आ जाती है। यह हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के पास आ जाती है, परंतु उससे जुड़ती नहीं है, परंतु फ्यूनिकल से फ्यूज्ड नहीं होती है, लेकिन क्या है कि ये फ्यूनिकल से फ्यूज्ड नहीं होती है, और एम्ब्रियो सैक क्या है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। यह हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है। कंपाइलोट्रोपस जो है वो किसके समान होता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के समान होता है, लेकिन इसमें जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के पास आ जाती है, परंतु उससे जुड़ती नहीं है, और एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्स शू शेप्ड का हो जाता है। तो उदाहरण क्या है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी और ग्रामिनी। ठीक है, ग्रामिनी, लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी और ग्रामिनी में कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ये कैसे होता है, ये ओव्यूल ये किसके जैसा, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के समान है। मतलब ये जो है ये न्यूसेलस है, इसमें ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, माइक्रोपाइल है, ये किसके पास आ जाती है, फ्यूनिकल के पास आ जाती है, लेकिन फ्यूनिकल से जुड़ती नहीं है, फ्यूनिकल से ये फ्यूज नहीं होती। मतलब ये क्या है बेटा, ये है माइक्रोपाइल, ये है चैलाजल, और इसका जो एम्ब्रियो सैक है वो भी कैसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। ये हॉर्स शू शेप्ड हो गया, ये फ्यूनिकल है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, किसमें पाया जाता है, ग्रामिनी में पाया जाता है, क्रूसीफेरी में पाया जाता है, और लेगुमिनेसी में पाया जाता है। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल हैं। आर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल, चैलाजल और फ्यूनिकल एक सीध में रहते हैं। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल और चैलाजल एक सीध में रहते हैं, लेकिन ये क्या है
कि फ्यूनिकल के राइट एंगल पर होते हैं, समकोण पर होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल और चलाजल एक सीध पर रहते हैं, लेकिन ओव्यूल क्या है 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। सर्सिनोट्रोपस जो है इसमें माइक्रोपाइल और चलाजल एक सीध में है, लेकिन फ्यूनिकल जो है एक राउंड पूरे ओव्यूल को घेर लेती है, अर्थात ओव्यूल जो है 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। एम्फीट्रोपस में क्या होता है कि ये एनाट्रोपस के समान होता है, जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के पास आ जाती है और एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या रहता है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। लास्ट है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या है कि ये हेमी एनाट्रोपस के समान है, और इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल है वो घूम करके फ्यूनिकल के पास आ जाती है, और लेकिन उससे फ्यूज नहीं होती, और जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा हो जाता है, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड का हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के 6 टाइप के ओव्यूल हैं। नोट लिख लीजिए। नोट में नंबर 1 है, एक होता है रेड्यूस्ड टाइप ओव्यूल। रेड्यूस्ड टाइप ओव्यूल, ठीक है, रेड्यूस्ड टाइप ओव्यूल। रेड्यूस्ड टाइप ओव्यूल किसको कहते हैं कि जब ओव्यूल में न्यूसेलस और इंटेगुमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। जब ओव्यूल में न्यूसेलस एंड न्यूसेलस और इंटेगुमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जब ओव्यूल में न्यूसेलस और इंटेगुमेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब आप न्यूसेलस और इंटेगुमेंट को पहचान ना सकें, वो एक में मिक्सअप हों, तो उसको क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड टाइप का ओव्यूल कहते हैं। रेड्यूस्ड टाइप ओव्यूल क्या है कि जब ओव्यूल में न्यूसेलस और इंटेगुमेंट का डिफरेंशिएशन ना हो तो उसे रेड्यूस्ड टाइप का क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या है, रैनन-कुलेसी के मेंबर। इसका एग्जाम्पल है रैनन-कुलेसी के सदस्य। ठीक है, रैनन-कुलेसी के सदस्यों में ये क्या पाया जाता है, रेड्यूस्ड टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, एक और है मैमिलॉन। नंबर 2 है मैमिलॉन, दूसरा है, नेक्स्ट है मैमिलॉन। मैमिलॉन कहलाता है कि जब प्लेसेंटा और न्यूसेलस मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएं, प्लेसेंटा और न्यूसेलस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएं तो उसे कहते हैं मैमिलॉन। ठीक है, जब प्लेसेंटा और न्यूसेलस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। जब प्लेसेंटा और न्यूसेलस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उसे मैमिलॉन कहते हैं। तो उसे मैमिलॉन कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, मैमिलॉन कहते हैं। जब प्लेसेंटा और न्यूसेलस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैमिलॉन कहते हैं। और जब न्यूसेलस और इंटेगुमेंट अलग अलग ना हो, डिफरेंशिएटेड ना हो, तो उसे रिड्यूस्ड टाइप ओव्यूल जो है रैनन-कुलेसी के मेंबर में पाया जाता है। और मैमिलॉन जो है वो लोरेंथेसी के सदस्यों में मिलता है। उदाहरण लिख लीजिएगा, लोरेंथेसी के सदस्यों में तो मैमिलॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैमिलॉन किसमें पाया जाता है, लोरेंथेसी के सदस्यों में। रेड्यूस्ड टाइप का किसमें पाया जाता है, रैनन-कुलेसी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।